एक पत्नी के नोट्स। लेखिका ममता कालिया का यह लघु सुंदर ऐसा उपन्यास, इस उपन्यास की कथा, इस उपन्यास की स्टोरी हम पढ़ा रहे हैं। मित्रों, हमने इसके पूर्व देखा है कि इस उपन्यास का नायक संदीप ने अपनी मां से स्पष्ट स्पष्ट कह दिया था कि वह कविता से शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है। संदीप की मां ने कोई विरोध नहीं किया और संदीप की मां अपने बेटे के विवाह में खुशी खुशी आशीर्वाद देने के लिए शामिल हो गई थी। संदीप और कविता का विवाह संपन्न हुआ। लव मैरिज संपन्न हुआ। उसी को हम प्रेम विवाह कहते हैं। मित्रों, मैंने प्रेम विवाह के बारे में इसके पूर्व कई बातें आपको सुनाई हैं। यानी प्रेम विवाह के कई उदाहरण मैंने अपने वैयक्तिक जीवन में, सामाजिक जीवन में देखे। उनका क्या हुआ? मैं अभी वही बात दोहराना नहीं चाहता, फिर से कहना नहीं चाहता हूं। मैं संदीप और कविता का विवाह संपन्न हुआ। प्रेम प्रणय से लेकर प्रणय यानी शरीर सुख, प्रेम प्रणय से लेकर विवाह तक संदीप ने अपने उस प्रेम को इतना विकसित कर दिया था कि विवाह के बाद उसके पास बहुत समय रहने लगा। विवाह के बाद संदीप के पास बहुत खाली समय रहने लगा। पहले जैसी कविता को मिलने के लिए जो तीव्र इच्छा थी, जो चाह थी, जो तन्मयता थी कविता को मिलने के लिए विवाह के पूर्व, अब आसानी से कमरे के अंदर संपन्न की जा सकती थी। अरे उसके लिए गोमती नदी के किनारे अंधेरी रात में कविता का इंतजार करना या कविता को लेकर गोमती नदी के किनारे घूमने की जरूरत नहीं रही। एक समय ऐसा था कि कविता का स्पर्श करने के लिए संदीप को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता था। आज कविता यानी पत्नी उसे हर क्षण 24 घंटे हर दिन अपने कमरे में उपलब्ध है। मित्रों, प्रेम किसे कहा जाता है?
जो आम आदमी साधारण प्रेम करता है किसी से, लौकिक प्रेम करता है किसी से, उसकी सीमा निश्चित है। कौन सी सीमा है प्रेम की? जिस समय स्त्री और पुरुष आपस में प्रेम करते हैं और स्त्री पुरुष का शरीर का स्पर्श हुआ, प्रेम खत्म, प्रेम समाप्त हो जाता, वो प्रेम नहीं रह जाता है ना। उसकी सीमा कहां तक है, उसकी मंजिल कहां तक है? उस लड़की का शरीर तक, स्पर्श तक। जिस समय शरीर का स्पर्श हुआ, प्रेम समाप्त। अरे जो संदीप कविता के लिए घंटों घंटों इंतजार करता था, विवाह के बाद उस संदीप के पास खाली खाली समय रहने लगा, क्योंकि पत्नी के रूप में वह उसके घर में आई है। 24 पल कभी भी वह उसके शरीर को स्पर्श कर सकता था। अब विवाह के बाद संदीप अपने हॉबीज की तरफ ध्यान देने लगा। संदीप अपने ऑफिस का काम रात के 7 बजे तक करता था, हमेशा देर से घर पहुंचता। दिन भर पत्नी कविता टीवी देख देख कर संदीप का इंतजार करती थी। 7 बजे के बाद रात का संदीप घर आता तो कविता उसे देखकर कहती, आज भी देर कर दी तुमने। आश्चर्य की बात थी संदीप के बारे में। ऑफिस में कितना भी काम क्यों ना हो, परंतु संदीप साहित्य से दूर नहीं रहा, साहित्य किताबों से दूर नहीं रहा। किताबों से जो उसकी दोस्ती थी, किताबों से जो प्रेम था, किताबों से जो लगाव था, किताबें पढ़ने में जो उसकी रुचि थी, वह थोड़ी भी कम नहीं हुई। ऑफिस में उसका काम एकदम वक्त पर था। कविता को लेकर घूमने जाने को वक्त नहीं था उसके पास। पत्नी कविता को कहीं बाहर घूमने के लिए ले जाने के लिए उसके पास थोड़ा भी समय नहीं था। उसकी फाइल में एक भी पेंटिंग कागज पड़ा नहीं रहता था। मित्रों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मुझे जो लगता है ना, या मेरे जो विचार है, या मेरे मन में जो बात आती है ना, मैं स्पष्ट कर देता हूं। परंतु जो बात मैं कहता हूं वह अनुभव की बात होगी, जीवन अनुभव की बात रहेगी, या मेरा समाज का निरीक्षण रहेगा, वही मेरी बात होती है। मित्रों, पुरुषों की एक बात है, सभी पुरुषों की यह बात है ऐसी नहीं, कुछ पुरुषों की ऐसी बात है कि किसी भी स्त्री में उसका आकर्षण या उसका इंटरेस्ट कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है, कुछ सालों के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं। और देखो ना आप लोगों के सामने उदाहरण है ना संदीप का और कविता का। शादी के पूर्व कविता के पीछे पीछे घूमने वाला संदीप, घंटों घंटों इंतजार करने वाला संदीप, अपना कीमती समय कविता के इंतजार में बिताने वाला संदीप, कविता के शरीर को स्पर्श करने के लिए तीव्र इच्छा से पागल संदीप, विवाह के बाद थोड़े ही दिनों में,
थोड़े ही दिनों में अपने ऑफिस के काम में ध्यान देने लगा, परंतु विवाह के बाद कविता को बाहर घूमने के लिए ले जाने के लिए उसे थोड़ा भी समय नहीं है। उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कविता से कम होने लगा। यह बात स्पष्ट हो जाती है। मित्रों, ये शरीर सुख जो होता है, तारुण्य में, युवा अवस्था में उसका आकर्षण होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि हर एक लड़के के लिए, हर एक लड़की के लिए वह एक नवीन बात होती है। परंतु बच्चों, मेरा कहना है, हम जो खाना खाते हैं, कोई एक आध ऐसा पदार्थ होता है कि हमें बहुत पसंद आता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जो पदार्थ आपको बहुत पसंद आता है वह आप लोग रोज खाएंगे। आपको रोज दिया वो खाने के लिए तो आप खा नहीं सकते हैं। एक दिन आप कहेंगे कि यह मुझे नहीं चाहिए। अरे, शरीर सुख या प्रणय क्रीड़ा या प्रेम या काम वासना या शरीर सुख कुछ दिनों के लिए आकर्षण है, हमेशा के लिए नहीं। इसीलिए मित्रों, उसमें फंसना नहीं है। संदीप साहित्य किताबों से बहुत प्रेम करता था। संदीप का व्यक्तित्व ऐसा था, संदीप का स्वभाव ऐसा था बच्चों। स्वयं को बहुत विद्वान समझता था और अपने मित्रों के बीच में प्रभुत्व स्थापन करना चाहता था, वर्चस्व। अपनी जो विद्वत्ता है उस विद्वत्ता का प्रदर्शन अपनी मित्र मंडली में करता था और अपनी साहित्यिक प्रवृत्ति से वह दूसरों से चोट पहुंचाने का काम करता था। उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि बाकी लोग जो है, बाकी मित्र जो है उसके, वे इतने पढ़े, वे इतने विद्वान नहीं है, उनको कुछ मालूम नहीं है। यानी जब मित्रों की महफिल बैठ जाती थी तो महफिल में उसके अलावा किसी और का प्रभुत्व, वर्चस्व वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह हमेशा ऐसे व्यक्तियों पर चोट करता था जिन्हें सपने में भी उसकी कल्पना नहीं होती। एक उदाहरण, संदीप का एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहता था। मित्रों, संदीप का एक मित्र था। संदीप के लखनऊ में कई मित्र थे, कलाकार थे, साहित्यिक थे, कवि थे, चित्रकार थे, कई मित्र थे। संदीप का एक मित्र था और उस मित्र की पत्नी चित्रकार थी, कलाकार थी। और एक दिन संदीप ने अपने मित्र की पत्नी जो कलाकार थी, चित्रकार थी, उस पत्नी से एक दिन संदीप ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कह दिया, उसी को शब्दों की चोट की मार दी। संदीप ने अपने मित्र की पत्नी से क्या कहा कि अपने चित्रों में तो आप बेहद प्रखर संवेदनशील नजर आती है, पर वास्तविक जीवन में आप तो एक ठस किस्म की औरत है। आप निम्न मध्य वर्ग की गृहिणी के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी किसी के मन को शब्दों की चोट लगती है या ठेस पहुंचती है, इसका संदीप को कोई लेना देना नहीं था। संदीप अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, अपना वर्चस्व जमाने के लिए किसी को कुछ भी कह सकता था। मित्रों, संदीप का व्यक्तित्व ऐसा है, मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, क्योंकि ममता कालिया का यह उपन्यास, इस उपन्यास की कथा मैंने लगभग 4 बार पढ़ी है। एक किताब मैंने 4 बार पढ़ी।
यह संदीप जो नायक है इस उपन्यास का, उसका व्यक्तित्व जो है ना, यह बहुरंगी व्यक्तित्व है। बहुरंगी इस अर्थ में है बच्चों, समाज में संदीप जैसे कई लोग मैंने देखे हैं, है आज भी है वास्तविक जीवन में। एक दोस्त की पत्नी बहुत सुंदर थी। मित्रों, संदीप का एक दोस्त था और उस दोस्त की पत्नी बहुत सुंदर थी, और अपने दोस्त की पत्नी बहुत सुंदर है और वह सुंदर पत्नी संदीप को बहुत पसंद आती थी। संदीप उसे बहुत चाहता था क्योंकि वह मित्र की उस दोस्त की पत्नी बहुत सुंदर थी। फिर उस मित्र की सुंदर पत्नी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए संदीप उसके साथ कभी कभी उर्दू भाषा में बोलता था, शेर शायरी सुनाकर उसी पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करता था, इंप्रेस करता था, उसी को इंप्रेस करता था। प्रेम करने वालों की ये स्टाइल होती है बच्चों। लड़कियां भी किसी लड़के को इंप्रेस करना चाहती है, या कोई लड़का किसी लड़की के सामने उसी को इंप्रेस करना चाहता है। इंप्रेस करने के कई कई तरीके हैं बच्चों। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, कभी कभी लड़कियां सड़क से गुजरती है तो उनके पास से तेज गति में मोटरसाइकिल चलाकर इंप्रेस करने वाले कई लड़कों को आपने देखा होगा, परंतु यह नकली होता है बच्चों। मित्रों, वह नकली होता है। तो संदीप अपने दोस्त की सुंदर पत्नी को इंप्रेस करता था। अरे वह महिला पत्नी, दोस्त की पत्नी बहुत सुंदर थी, सुसंस्कृत थी। कई बार संदीप ने अपने मित्र की उस सुंदर पत्नी को अपनी मोटर कार में लिफ्ट देने की कोशिश की, परंतु वह महिला भी ऐसी थी कि संदीप की गाड़ी में कभी नहीं बैठी। और संदीप कभी कभी उसे शेर सुनाकर उसकी तारीफ करता था, उसके सौंदर्य की प्रशंसा करता था, उसी को शेर सुनाता था। बट मित्रों, संदीप ने उस मित्र की पत्नी को एक शेर सुनाया था। वह शेर बहुत सुंदर है, इसलिए मैं आप लोगों को वह शेर सुनाता हूं। संदीप अपने मित्र की पत्नी से कहता है, आह संगम रमर सा यह रेशमी बदन। क्या कहता है? आह संगम रमर से यह रेशमी बदन, देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं, देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं। मित्रों, एक और भी बात सत्य है कि सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले होंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु सारे पुरुष यही चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, हर एक दुनिया का हर एक पुरुष यही चाहता है कि स्त्री यानी पत्नी एक पतिव्रत का पालन करने वाली हो। एक पतिव्रत का पालन करने की जिम्मेदारी स्त्री की, सामाजिक नियम का पालन करने की जिम्मेदारी स्त्री की, पुरुष की नहीं। यह कैसा खेल है? यह कौन सा सामाजिक नियम है कि प्रतिव्रत का पालन करने की जिम्मेदारी स्त्री की है, पुरुष की नहीं? बच्चों, यहां कहीं भेद नजर आता है। मित्रों, कविता से मोहब्बत व प्यार, घर की दाल, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो कविता उसकी रोज की थी ना। जैसे कि कहा जाता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे कविता घर की मुर्गी थी, लेकिन उसके लिए, संदीप के लिए दाल के बराबर हो गई थी ना। वह चाहता था, यानी संदीप हर घड़ी चाहता था कि शहर की हर सुंदर स्त्री उस पर फिदा हो जाए, उस पर मरे।
जब भी कोई सुंदर महिला उसके संपर्क में आ जाती तो संदीप उस महिला से कहता, मामला बड़ा संगीन है, सांप के हाथ में बीन है। बीन यानी बांसुरी। मित्रों, इससे एक बात स्पष्ट नहीं हो जाती कि संदीप श्री लंपट दिखाई देता है? श्री लंपट दिखाई देता है। इसका नतीजा क्या हुआ? हर समय देखा जाए कोई भी सुंदर महिला संदीप के संपर्क में आ जाए, संदीप उसी को इंप्रेस करना चाहता है, अपनी बनाना चाहता है। वह संदीप चाहता है कि वह सुंदर लड़की मुझ पर मरे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि कभी कभी इसी कारण से संदीप और पत्नी कविता में झगड़ा होने लगा, संघर्ष होने लगा। परंतु पत्नी को संदीप कविता सुनाकर उसे मना लेता था। परंतु एक बात है, स्त्रियों के बारे में मैं जरूर कहूंगा, विवाहित स्त्री के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि विवाहित स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पति का, परंतु अपना पति किसी अन्य स्त्री, पराये स्त्री से कोई संबंध रखे, यह कभी स्त्री बर्दाश्त नहीं करेगी। और क्यों बर्दाश्त करना है उसे? संदीप का विकृत प्रेम कैसा था कविता के लिए? मित्रों, संदीप रात के समय कविता को अपने बिस्तर पर बिठाता था, अपने पास बुलाता था और थोड़ी देर के बाद बड़े दुखी और थके होने का नाटक करता था और सो जाता था। कविता बेचारी रूठ जाती थी और कविता संदीप से कहती कि इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, अब मैं तुम्हारे जीवन में कहीं नहीं रही हूं। बच्चों, यह विकृत प्रेम था संदीप का। संदीप अपनी पत्नी कविता को अपने बिस्तर पर बुलाता था, अपने पास बुलाता था रात के समय, और थोड़ी देर के बाद वह बहुत थक गया, मैं दुखी हूं, इसलिए वह नाटक करके वह सो जाता था और पत्नी उसके पास बैठी रहती थी। इसका मतलब क्या है? यह संदीप का विकृत प्रेम था। संदीप अपनी छाती पर कविता का हाथ रख देता था, फिर कविता उस पर फिदा हो जाती थी और पत्नी कविता संदीप की दीवानी थी, दीवानी, प्रेम की दीवानी थी। अरे ऊपर से वह चुप थी, गंभीर रहती थी, लेकिन अंदर से, मन से वह हर समय व्याकुल, चिंतित और विचलित रहती थी। अरे कविता अपने पति संदीप के हाथ का एक खिलौना बन गया था। कविता क्या है संदीप के लिए? एक खिलौना है। संदीप एक मूडी आदमी है, मूड में आ गया, कविता नाम के जो खिलौना है उसके साथ खेला, मूड में आया, उसके साथ नहीं खेला। यानी कविता को अपने पति के पद पर, उसके शरीर पर, उसके सौंदर्य पर गर्व था और कविता को अपना पति संदीप एक हीरे के जैसा मूल्यवान लगता था और उसे लगता था कि दुनिया की सभी सुंदर लड़कियां संदीप पर फिदा होती है। कविता संदीप की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हो जाती, पर संदीप पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। संदीप नाश्ते में दूध, अंडा लेकर अपना बैग उठाकर कविता के सामने सीटी बजाता हुआ कार में बैठकर ऑफिस चला जाता था। परंतु संदीप ऑफिस जाते ही कविता के दिल में घंटियां बजने लगती,
कविता विचार कर बेहद थक जाती कि संदीप उसका पति किसी सुंदर लड़की के संपर्क में न आ जाए या कोई सुंदर लड़की उसके प्रेम में न पड़े, यह चिंतित रह जाती। कविता विचार करके बेहद थक जाती थी, वह निराश हो जाती थी, बेचैन हो जाती थी और दिन भर बेचैनी में कविता 20 कप कॉफी पी जाती थी, पूरा ब्रेड खा जाती थी, 4-4 सेब एवं सफरचंद खा जाती थी। दिन भर चिंतित रहने के कारण, खाने के कारण उसका वजन बढ़ने लगा, यानी कविता का वजन बढ़ने लगा, उसके कमर का नाप भी बढ़ने लगा। मित्रों, किसी भी पुरुष को पत्नी का वजन बढ़ना या मोटी होना कदापि पसंद नहीं आता। वह अपनी पत्नी से नफरत करता है। हर एक पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी स्लिम हो और सुंदर हो। संदीप उसके बड़े हुए शरीर को देखकर उसे कहता रहता कि तुम मेरे जीवन के सबसे सुखद प्रसंग की सबसे दुखद परिणति हो। कविता डाइटिंग शुरू कर देती थी, फिर कोई ऐसी बात हो जाती थी उसके जीवन में, वह डाइटिंग से नफरत कर देती थी और बेहिसाब मीठा खाना खाती, तले हुए पदार्थ खाती और सारी डाइटिंग चौपट हो जाती थी उसका। मित्रों, कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है कि उसे मोटी औरत पसंद है, मुझे तो नहीं लगता है। अरे हर एक पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर दिखे। वह सुंदर है, पुरुष सुंदर ना हो, लेकिन उसका मन करता है कि अपनी पत्नी सुंदर दिखे। वह पतली सी हो, छरछरी हो, अच्छी दिखे, लंबी हो, उसकी ऊंचाई अच्छी हो, वह मोटी ना दिखे। और ये बात सत्य है बच्चों कि जब कोई औरत, शादीशुदा औरत जब मोटी होने लगती है, उसका वजन बढ़ने लगता है, उसकी कमर बढ़ने लगती है, तो वह निश्चित ही सुंदर नहीं दिखती है, वह विद्रूप दिखने लगती है और वह पुरुष को पसंद नहीं आती। कविता चिंता के कारण, दिन भर बेचैनी के कारण कुछ ना कुछ घर में रहते हुए वह खाती रहती है और कविता का वजन बढ़ने लगा, उसकी कमर भी बढ़ने लगी और वह विद्रूप दिखने लगती है और संदीप उसे नापसंद करता है। संदीप उसके बड़े हुए शरीर को देखकर कविता को हमेशा कुछ ना कुछ बातें सुनाता रहता है और कविता नाराज होकर बेहिसाब मीठा खाना भी खाती है, तले हुए पदार्थ भी खाती रहती है और सारी डाइटिंग जो है वह चौपट हो जाती है। कविता व्याकुल निराश होकर अपने कमरे में दिन भर घूमती रहती है, चिंताग्रस्त हो जाती है और घर में कुछ न करने के बावजूद भी वह थक जाती है, वह सोती रहती है। कभी कभी कविता संदीप के ऑफिस में उसे सहज फोन कर देती है, परंतु कविता का फोन संदीप की पीए उठाती है। जो संदीप की पीए फोन उठाती है वह लड़की स्वयं में बड़ी तरुण है, आकर्षक है, अविवाहित थी और उस पीए की मधुर आवाज सुनकर कविता को रोना आ जाता है और कविता रोती रहती है। कविता ने प्रेम विवाह किया, लव मैरिज किया, परंतु विवाह के बाद उसे अपने पत्नी संदीप को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बेचारी चिंतित रहती है दिन भर, बेचारी बेहद दुखी होने लगती है। दिन भर वह घर में चक्कर लगाती रहती है, कुछ ना कुछ खाती रहती है और सोती रहती है। उसकी बेचैनी दिन पे दिन बढ़ने लगती है। यह क्यों ऐसा हो रहा है? यह क्यों ऐसा होता है? इसका कारण केवल इतना है
कि उसने यानी कविता ने जिस लड़के से प्रेम किया, अंतर्मन से प्रेम किया, जिस संदीप को उसने चुना है, जिसके साथ विश्वास के साथ उसने विवाह किया है, आज जिसके साथ प्रेम किया, जिसके साथ विवाह किया, जो उसका पति है, उसको लेकर वह चिंतित रहती है, क्योंकि संदीप एक विकृत प्रेम करने वाला पुरुष उसे नजर आता है। यानी सत्य तो बात यह है कि संदीप हर एक सुंदर लड़की के साथ एक खिलौने की दृष्टि से देखता रहता है। दुनिया की हर एक सुंदर स्त्री, उसे ऐसा लगता है कि दुनिया की हर एक सुंदर स्त्री, हर एक सुंदर लड़की मुझ पर मरे, मुझ पर फिदा हो जाए और उसके साथ वह खिलौने की तरह खेले, खेलने के बाद वह खिलौना छोड़ दे या तोड़ दे। आज संदीप के लिए उसके घर में उसकी जो प्रेमिका, उसकी जो पत्नी है कविता, उसका मूल्य क्या है, उस घर में उसका अस्तित्व क्या है, संदीप के दिल में उस क्या जगह है, क्या अधिकार है, कुछ भी नहीं है। वह केवल एक खिलौने की तरह घर में रखी हुई है। संदीप का मूड हुआ, उसके साथ खेला, संदीप का मूड नहीं हुआ, वह नहीं खेला। परंतु कविता का भी एक मन है, वह भी एक औरत है, यह संदीप भूल जाता है। उसकी भी भावना है, उसकी भावना, उसका मन, उसका कोई विचार न करते हुए संदीप एक पुरुष की तरह, एक कुटिल प्रेमी की तरह, एक विकृत प्रेम करने वाला पुरुष साबित हो जाता है।